नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञान द्वारा पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारी वीडियो है, नेट का पेपर जो अभी हमारा 1 तारीख से जो शुरू होने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पक्का आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो हमारा पीछे एग्जाम हुआ था उसमें सीधे प्रकाशन वर्ष से प्रश्न हमारे से पूछे गए थे कि किसका प्रकाशन वर्ष कब है। तो चलिए देखते हैं। जो कहानियाँ हमारी नेट के सिलेबस में 7वीं इकाई में लगी हुई हैं, 21 कहानियाँ, उनकी हम बात करेंगे। जो कौन सी कहानी, उसके रचनाकार कौन है, उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो सबसे पहले जो हमारी कहानी लगी हुई है, एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है, उसके रचनाकार है माधवराव सप्रे। और ये इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वृद्ध महिला है, वो जो एक टोकरी मिट्टी लेके जाती है, उससे अपनी पोती के लिए क्या बनाने के लिए लेके जाती है। तो चूल्हा बनाने के लिए वो एक मिट्टी वहां से टोकरी लेके जाती है। ठीक है। उसके बाद जो है, उसके पोती की आयु आप वहां देख लीजिए कितनी है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो इस कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है, वो प्रकाशित होती है 1901 में। कहीं कहीं हमें 1900 भी देखने को मिलेगा। तो भाई 1901 में ये प्रकाशित होती है। और जो पत्रिका है, तो छत्तीसगढ़ पत्रिका से प्रकाशित होती है। एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी 1901, ऐसे भी हम इसको याद कर सकते हैं। अगली बात है जो कहानी अगली हमारी, चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें, उसके रचनाकार हैं राजेंद्र बाला घोष। और जो ये कहानी है 1904 में प्रकाशित होती है और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। चंद्रदेव, जैसे चंद्र जैसे चार, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे चंद्र और जैसे चार। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904। अगली कहानी है दुलाई वाली। दुलाई वाली के रचनाकार है राजेंद्र बाला घोष। दुलाई वाली जो कहानी है वो प्रकाशित होती है 1907 में, ये भी सरस्वती पत्रिका में। चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली जो कहानी है, दोनों सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती है। उसके बाद है चौथे नंबर की कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। दिलफरेब और दिलफिकार नामक इसमें पात्र होते हैं। जो महारानी होती है वो मीनोसबाद की होती है। तो ये पत्रिका में जो छपती है वो है जमाना पत्रिका। जमाना पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित होती है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। उसके बाद है कानों में कंगना। कानों में कंगना जो कहानी है, उसके रचनाकार हैं राजा राधिका रमन सिंह। राजा राधिका रमन सिंह, ये जो कहानी प्रकाशित होती है 1913 में, इसको हम याद कर सकते हैं कि भाई तेरा कंगना, तेरा तेरा से रिलेट करके कंगना, कानों में कंगना, तेरा कंगना। तो 1913 हिंदू पत्रिका में ये छपती है। उसके बाद है उसने कहा था। उसने कहा था कि रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इंपॉर्टेंट कहानी है भाई, इससे लगभग क्वेश्चन हमें या तो इसकी कोई लाइन उठा के दे देंगे हमसे कि ये किस कहानी के हैं या किस पात्र के द्वारा कही गई है। तो इसको हम याद रखेंगे। लैना सिंह जो होता है, उसकी जो बटालियन होती है उसका क्रम याद रखेंगे भाई, कौन सी बटालियन में कितने नंबर का जो सिपाही था। तो ये कहानी प्रकाशित होती है भाई 1915 में। कि उसने 15 बार कहा, उसने 15 बार कहा, तो उसने कहा था कहानी 1915, ये जो प्रकाशित होती है सरस्वती पत्रिका में। उसके बाद है आकाशदीप। आकाशदीप के जो रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद हैं, छायावाद के रचनाकार। और जो ये कहानी है 1929 में प्रकाशित होती है। इसकी भी पत्रिका मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में आप अवश्य बताएं कि जो आकाशदीप कहानी है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगली कहानी है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र की, इसके जो रचनाकार हैं जैनेन्द्र। तो ये कहानी प्रकाशित होती है 1929 में। आकाशदीप और अपना अपना भाग्य, ठीक है। अपना भाग्य 29 लोगों ने आकाश में लिखा। तो आकाशदीप और अपना अपना भाग्य,
अपना भाग्य आकाश में 29 लोगों ने लिखा, तो 1929 में प्रकाशित होती है। अपना अपना भाग्य है वो कहानी विशाल भारत नामक जो पत्रिका है उसके अंदर छपती है। उसके बाद बात करते हैं, अगली कहानी है ईदगाह। काफी महत्वपूर्ण कहानी है, लगभग 100% इससे तो क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। ईदगाह जो कहानी है हमेशा इससे मतलब एक ना दो क्वेश्चन तो पक्का पूछे जाती है, या तो इसके पात्र पूछ लिए जाएंगे, या जो उसके पात्र हैं हामिद, मोहसिन, महमूद, समी, उनके जो खिलौने हैं उनको क्रम वाइज मतलब मिलान करने दे देंगे कि भाई खजरी किसके पास थी, सिपाही किसके पास था, वकील किसके पास था। तो ये करके हमसे पूछेगा। अमीना, हामिद, आबिद, ये जो पात्रों के नाम है आप इसको पक्का याद रखिए। गौण पात्र एक दो जैसे उसके पिता का नाम था, ठीक है। तो ईदगाह कहानी है ये भी मुंशी प्रेमचंद जी की है। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है ईदगाह, काफी इंपॉर्टेंट कहानी है। इसका प्रकाशन वर्ष 1933, ठीक है। चांद पत्रिका में, कौन सी पत्रिका है भाई? चांद पत्रिका में ये छपती है। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद की है, 1933 में प्रकाशित होती है। उसके बाद है रोज, रोज या गैंग्रीन। गैंग्रीन जो होती है एक बीमारी होती है जिसमें मतलब कुछ मरीज होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं उसमें जो कहानी में वो मतलब घुटने उसके पैर काटने पड़ते हैं, तो उस चीज का जिक्र इस कहानी के अंदर किया गया है। इस कहानी के रचनाकार हैं अंग्रेजी, जो कहानी प्रकाशित होती है 1934 में। इसमें पत्रिका नहीं मालूम है कि किस पत्रिका में प्रकाशित होती है। अगली कहानी है राही। राही जो कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, ये आजादी के टाइम की लिखी हुई कहानी है भाई, जब 1947 की। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1947। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई हमें राही कब दिखी, तो 1947 में, क्योंकि जब हम आजाद हुए थे 1947 में तो उस समय हमें राही का पता चला। तो इस प्रकार से मतलब रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं कि राही कहानी 1947। पत्रिका किस में छपती है, तो हंस पत्रिका में, ठीक है भाई। तो ये 11 कहानी ये है। पहली एक टोकरी भर मिट्टी, एक से रिलेट करके एक टोकरी 1901 में। चंद्रदेव जैसे चंद्र जैसे 4, 1904। दुलाई वाली 1907। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 की। अनमोल रत्न कितने हैं, तो 7 हैं। इससे कहानी को ऐसे याद कर सकते हैं भाई अनमोल रत्न कितने हैं 1907, तो मतलब 7 रत्न है तो 1907। कानों में कंगना, तेरा कंगना, तेरा कंगना 1913, तेरा कंगना, ऐसे रिलेट करके उसने कहा था, उसने 15 बार कहा, क्या उसने 15 बार कहा। आगे है आकाशदीप और अपना अपना भाग्य। इन कहानियों को कैसे करेंगे, अपना भाग्य आकाश में लिखा 29 में, ठीक है, ऐसे करके अपना भाग्य आकाश में 29 लोगों ने लिखा। अपना भाग्य आकाश में 29 लोगों ने लिखा। फिर उसके बाद ईदगाह 1933, रोज या गैंग्रीन 1934, राही 1947, राही हमें कम दिखी तो 1947। उसके बाद है भाई चीफ की दावत, काफी इंपॉर्टेंट कहानी है। इससे भी लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फुलकारी वगैरह जो वृद्ध महिला होती है वो क्या बनाती है फुलकारी, और जो चीफ होता है उसकी पत्नी को क्या क्या चीजें पसंद आती है। अगर आपने कहानी पढ़ रखी है, नहीं तो हम जल्दी कहानियां भी करवाएंगे लाइन बाय लाइन, तो आप वहां भी पढ़ सकते हैं। चीफ की दावत 1956, ठीक है भाई। रचनाकार भीष्म सानी। पत्रिका इसकी पता नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। कुछ कहानियां हैं जिसकी पत्रिकाएं मेरे को नहीं पता है, अगर आपको पता चलता है तो आप कमेंट में करके आप मेरे को बता सकते हैं कि कौन सी कहानी ये इस पत्रिका में प्रकाशित होती है। उसके बाद है भाई परिंदे। परिंदे कहानी में भी सस्पेंस है, मतलब 1957 और 1960 माना गया है लगभग। वैसे 1960 इसका जो है मुख्य रूप से जो प्रकाशन वर्ष है 1960 ही है, अगर आपको कहीं कहीं दिखता है, क्योंकि एनटीए कभी कुछ आंसर मान लेती है। अब की बार जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर क्या था कि जो कविता के निबंध में हमसे प्रकाशन वर्ष पूछा गया, जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके अंदर तो 1909 उन्होंने माना हुआ था, लेकिन जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था उसके अंदर उन्होंने जो 1908 और 1909 में दोनों में कंफ्यूजन करके 1900 जो है 9 मान लिया। तो ऐसे करके मतलब कुछ भी कर सकते हैं एनटीए वाले।
तो 1960 और 1957 आप दोनों याद रखिए। निर्मल वर्मा की ये कहानी है, पहाड़ी दृश्य का इसमें जिक्र किया गया है और ये हंस पत्रिका में प्रकाशित होती है भाई। ठीक है। कितने परिंदे थे? 60 परिंदे निर्मल वर्मा के, 60 परिंदे निर्मल वर्मा के, तो परिंदे 1960। राजा निर्बंशिया, राजा निर्बंशिया कहानी है वो प्रकाशित होती है 1957 में। रचनाकार हैं कमलेश्वर। और उसके बाद है कोशिका घटवार, कोशिका घटवार भी 1957 में। राजेश जोशी इसके रचनाकार हैं। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित होती है। कैसे कोशी और कैसे कल्पना। कोशिका घटवार किसमें? कल्पना में। कोशी का घटवार राजेश जोशी, कल्पना। ठीक है भाई। लालपान की बेगम, लालपान की बेगम भी 1957 में। 3 कहानियां हैं जो इनका प्रकाशन वर्ष एक ही है। राजा निर्बंशिया, कोशिका घटवार, लालपान की बेगम। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई, राजा की 57 बेगम कोसी नदी पर गई। ठीक है। राजा की 57, ये मतलब ट्रिक आप कुछ भी बना सकते हैं। 1957 में इसको याद करने के लिए तीनों कहानियां, राजा निर्बंशिया, कोशिका घटवार और लालपान की बेगम, तीनों भाई 1957 में प्रकाशित होती है। लालपान की जो बेगम है उसके रचनाकार हमारे फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं और कहानी पत्रिका में छपती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कहानी ये जो है 18 नंबर की, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है। तीनों कसम आपको याद करनी, कौन कौन सी। वो हीरामन जो है कसमें खाता है, जो बांस की लद्दी नहीं करेगा, कंपनी की औरत को नहीं बैठाएगा, चोरी का माल नहीं रात देगा। तो और कौन कौन सी नौटंकी जो कंपनियां हैं उनका जिक्र इसमें किया गया है। तो ये 2 कहानियां फणीश्वरनाथ रेणु जी की हैं, लालपान की बेगम और तीसरी कसम। ठीक है। 57 और 58 में। अपरंपरा जो पत्रिका है उसके अंदर ये छपती है। तीसरी कसम कब खाई गई थी? तो भाई 1958 में। तीसरा युद्ध नहीं हुआ, तीसरी कसम कब खाई थी? तीसरी कसम 1958 में। ठीक है। 58 लोग मारे गए, तीसरी कसम खाई गई। तो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसको ऐसे याद कर सकते हैं भाई। तीसरी कसम खाई 58 में। ठीक है। उसके बाद है पिता। पिता कहानी से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि भाई कौन से ग्रंथ का वो वाचन करते हैं। मतलब कि आपसी जो जो विचारधाराएं हैं ना 2 पीढ़ियों की, वो इस चीज में कहानी में हमें दिखाई देती हैं कि एक युवा पीढ़ी और जो एक बुजुर्ग हमसे अगली जो पीढ़ी है, उन दोनों के मतभेद इसमें दिखाई देंगे आपको। किस प्रकार से वो बच्चे उनके लिए अनेक कोशिशें करते हैं, लेकिन पिता जो हैं अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। उन सब चीज़ों को वो इग्नोर करते हुए चले जाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो जो रचनाकार हैं इसके वो हैं ज्ञान रंजन। इसको याद कर सकते हैं कि भाई पिता 65 साल के हुए। पिता की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष। ठीक है। पिता की उम्र क्या है? 65 वर्ष। अगली है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट कहानियां है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई का है। एक इनका हमारे निबंध भी लगा हुआ है, अगर आपको पता है उसका नाम तो कमेंट में आप मेरे को बताएं। हरिशंकर परसाई की और कौन सी रचना हमारे नेट के सिलेबस में लगी हुई है। तो इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970 में। इंस्पेक्टर चांद पर कब गई? 70 में। पिता की उम्र 65 साल। ठीक है। पिता की उम्र 65 साल और इंस्पेक्टर चांद पे गए 70। ठीक है। अगली है अमृतसर आ गया। इससे अब की बार भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अमृतसर आ गया जो कहानी है वो प्रकाशित होती है 1971 या 1973। 2 जगहें इसकी मानी गई हैं, आप दोनों को याद रखिए, 1971 1973। भीष्म साहनी की ये रचना है अमृतसर आ गया और हंस पत्रिका में भाई ये प्रकाशित होती है। तो ये कहानियां थी। इस स्लाइड की जो इंपॉर्टेंट कहानियां हैं, चीफ की दावत भी है, ये सारी इंपॉर्टेंट ही हैं वैसे लगभग। कहानियों को तो आप जल्दी जल्दी 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर 10-10 कहानियां करके भी पढ़े आप दिन में तो इंटरेस्टिंग कहानियां आप पढ़ सकते हो आराम से। चीफ की दावत 56, परिंदे 57, राजा निर्वंश 57, कोशिका घटवार 57, लालपान की बेगम 57 और तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम 1958, पिता 61, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर 1970, अमृतसर आ गया। तो इसके बाद हैं जो हमारी कहानियां लगी हुई हैं, उनके रचनाकार हैं, उनके जो जन्म है
उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नेट के पेपर में रचनाकारों के देख के हमसे पूछ लेगा कि क्रम वाइज लगाओ इनको, तो हमें इनका मोटा मोटा जन्म वर्ष पता होना चाहिए सबका। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारे हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जिनकी कहानी थी एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है भाई। तो माधवराव सप्रे 1871। उसके बाद आते हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। इनका तो लगभग आपको याद होगा ही, 1880। और अगर आपको याद है तो आप मेरे को कमेंट करके ये और बताएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा था, उनका जो जन्म वर्ष है वो आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म वर्ष क्या है। उसके बाद है राजेंद्र बाला घोष 1882। चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं 1889। इसके साथ साथ आप मेरे को जो छायावाद के 3 अन्य कवि बच गए उनके नाम और उनके जन्म वर्ष वो भी आप मेरे को कमेंट में बताएं। जो निराला जी हैं, पंत जी हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, उनके जन्म वर्ष आप मेरे को कमेंट करके अवश्य बताएं। राजा राधिका रमन 1890। ठीक है भाई। सुभद्रा कुमारी चौहान 1904। जैनेन्द्र 1905। आज्ञे जी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तार सप्तक के कवि हैं 1911। ये आपके लिए फायदेमंद है, अगर आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे तो भाई आपकी मतलब नॉलेज अच्छी होगी, जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को फायदा होगा। आज्ञे जी का एक उपन्यास हमारे सिलेबस में लगा हुआ है नेट के में, उसका प्रकाशन वर्ष और उसका नाम आप कमेंट में मेरे को बताएं। आज्ञे जी का जो उपन्यास हमारी रचना लगी हुई है। भीष्म सानी है। भीष्म सानी जी का जन्म है 1915 में होता है। 1915 में हमारी एक कहानी प्रकाशित होती है, उसका नाम है उसने कहा था। उसने कब कहा? 1915 में, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो भीष्म जी से उसने कहा 1915 में, तो भीष्म सानी 1915। फणीश्वर नाथ रेणु 1921। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म है 1921 भाई। उसके बाद है हरिशंकर परसाई 1924। हरिशंकर परसाई 1924। आगे है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का जन्म होता है 1925 में। निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी थी? तो भाई परिंदे। परिंदे कहानी जो है प्रकाशित होती है 1960 में। परिंदे कहानी कब प्रकाशित होती है? तो 1960 में। अगले जो रचनाकार हैं वो हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म होता है 1932 में और निर्मल वर्मा 1929। निर्मल लोग 29 मिले। ठीक है। जैसे आकाशदीप थी 1929। शेखर जोशी का जन्म 1932। शेखर जोशी 1932। कमलेश्वर और जोशी 1932। ठीक है भाई। अंतिम रचनाकार हैं ज्ञान रंजन का जन्म होता है 1936 में। 1936 में कौन सी घटना घटी थी हिंदी साहित्य में? आप कमेंट करके मेरे को बताएं। जो 1936 में किस चीज की स्थापना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है कहानियों वाली, तो आप हमारे चैनल संपूर्ण हिंदी ज्ञानधारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ।